अमेरिका का ये वेयर हाउस जिसमें हर समय कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमेशा रखे होते हैं, क्योंकि ये लॉस एंजलिस सिटी का कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। और यहाँ से हर रोज आर्मर्ड ट्रकों के द्वारा कैश पैसों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सिटी के बैंकों में। और इन आर्मर्ड ट्रकों की सुरक्षा के लिए इनके साथ हमेशा हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। बल्कि इन ट्रकों के ड्राइवर्स के पास भी हथियार मौजूद होते हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक व्यक्ति इनके काम को देखता है, फिर विचार करता है और इस बिल्डिंग को लूटने की, पैसे चुराने की पूरी प्लानिंग बना लेता है। इस बिल्डिंग से कैश पैसों को लूटने के लिए वह 6 लोगों की एक टीम बनाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन 6 लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इससे पहले इन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। अब आप कल्पना करके देखिए, एक छोटी सी टीम के बिल्कुल साधारण से कानून का पालन करने वाले बंदे जिनका चोरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वह सबसे सुरक्षित व सिक्योर बिल्डिंग से कई टन्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा ले जाते हैं। आखिर कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की, और यही हम इस वीडियो में जानेंगे, उनकी चोरी करने की जबरदस्त प्लानिंग और स्मार्ट एग्जीक्यूशन के बारे में, कि कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और ये भी जानेंगे कि कैसे गलती से पीछे छूट गए एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े ने पूरी टीम को पकड़वा दिया। हम में से किसी को अगर कैश पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम सिंपली पैसे निकालने के लिए बैंक में जाते हैं और अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक में ये पैसा कैसे और कहाँ से आता है? ये बैंक में कैसे पहुंचाया जाता है? ये काम किया जाता है कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। ये कंपनियां बैंकों के कैश पैसों को अपने आर्मर्ड हथियारबंद ट्रकों में हथियारों से लैस गार्ड व ड्राइवर्स के साथ पैसों को शहर के अलग अलग बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों, आज की जिस सच्ची घटना की बात हो रही है, वह अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी में 1997 में घटी थी। एक स्पेशलाइज्ड प्राइवेट कंपनी कैश पैसों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इस कंपनी का नाम था डंबर आर्मर्ड। इस कंपनी के पास अलग अलग सिटीज में अपना कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, जहां पर फेडरल बैंक या सेंट्रल बैंक के द्वारा सबसे पहले पैसा इनके पास आता था। सेंट्रल बैंक से आने वाला सारा पैसा कंपनी के इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जमा होता है। फिर इसके बाद ये सारा पैसा हथियारबंद गार्ड्स वाले आर्मर्ड ट्रकों के द्वारा लोकल बैंकों में पहुंचाया जाता है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये डंबर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। हर दिन यहाँ पर $100 मिलियन से ज्यादा का कैश पैसा मौजूद रहता है, जहां से सारा पैसा बैंकों में ले जाया जाता है। यानी कि यह जगह कैश पैसों को रखने के मामले में किसी भी लोकल बैंक से बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये पूरी सिटी का मेन केस हब है। सपोज कीजिए कि आप एक चोर हो और चोरी करने की कोई जगह, कोई टारगेट आप ढूंढ रहे हो, तो एक चोर के लिए चोरी करने की ये सबसे परफेक्ट जगह होगी। स्पेशली जब वहाँ की सिक्योरिटी किसी भी बैंक की सिक्योरिटी से कम हो, क्योंकि बैंक्स पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से एंटर और एग्जिट कर सकता है। लेकिन ये कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक प्राइवेट जगह थी, जहाँ कोई कस्टमर और विजिटर नहीं आ सकते थे। इसलिए इसकी नॉर्मल सिक्योरिटी रहती है। वहाँ पर गार्ड्स तो होते हैं, पर सिक्योरिटी मेजर्स एक बैंक जितने टाइट नहीं होते, क्योंकि किसी के आने जाने का कोई सवाल ही नहीं था। और अब जल्दी से इस बिल्डिंग का एक लुक देख लेते हैं। बाहर से देखने पर यह बिल्डिंग एक साधारण सी सिंगल स्टोरी वेयर हाउस की तरह दिखाई देती है। और यह है इसका मेन गेट, जहां से केस पैसों से भरे ट्रक अंदर आते हैं। और यह है इसका दूसरा दरवाजा, दूसरा गेट, जहां से पैसों को लोडिंग व अनलोडिंग किया जाता है। इसके अलावा यह है सबसे छोटे दरवाजे, जो यहाँ के एम्प्लॉयज के एंट्रेंस के लिए रखे गए हैं। तथा वेयर हाउस के बाहर एक सर्विलांस कैमरा लगा है, जो चारों ओर की हर डायमेंशन में रोटेट हो सकता है। बाहर केवल एक कैमरा लगा है, लेकिन वेयर हाउस के अंदर हॉल के रास्ते में तथा रूम्स में कई सारे कैमरे लगे हैं। और पैसा जब भी बाहर ले जाया जाता है, तो केवल आर्मर्ड ट्रकों में ही ले जाया जाता है, पूरी सुरक्षा के साथ। इस तस्वीर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है। ये गेट है जिसमें एम्प्लॉयज अंदर आते जाते हैं। ये गार्ड रूम भी कहा जाता है और लंच रूम भी कहा जाता है। और इसी रूम के अंदर एक और छोटा रूम या एक केबिन है, जो कि मॉनिटरिंग रूम है। और इस रूम में कई सारी टीवी और एलईडी स्क्रीन लगी है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज को मॉनिटर किया जाता है। और ये अक्सर एक गार्ड के द्वारा किया जाता है, जो 24 घंटे मॉनिटर स्क्रीन को ही देखता रहता है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ केवल 4 मॉनिटर स्क्रीन लगी है, और पूरी बिल्डिंग में 25 से ज्यादा सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं। और टेक्नोलॉजी आज के समय जितनी एडवांस नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इन मॉनिटरिंग स्क्रीन पर सभी कैमरों की फुटेज एक बार में एक साथ दिखाई नहीं पड़ती। बाकी की फुटेज बारी बारी से स्क्रीन पर आती है। इसका एक साइकिल, एक निश्चित समय अंतराल था। यह बात आप अपने माइंड में रखिए। और अब वापस चलते हैं बिल्डिंग के फ्लोर प्लान की ओर। ये एरिया पैसों का लोडिंग व अनलोडिंग जोन है, जो डायरेक्टली आउटडोर पार्किंग एरिया की ओवरलुकिंग में है। और इस एरिया के तुरंत बाद अगला एरिया वोल्ट रूम का है। और वोल्ट रूम के अंदर भी एक मेन वोल्ट था, जिसमें ही सारा का सारा पैसा रखा जाता है, जिसे मनी स्टोरेज वोल्ट भी कहा जाता है। इस मनी स्टोरेज वोल्ट का एक पतला स्टील का डोर है।
इस वोल्ट रूम के जस्ट बाहर एक मनी काउंटिंग या मनी प्रिपरेशन एरिया है, जहाँ पर सारे अकाउंटेंट्स बैठकर सारे पैसों को काउंट करने के बाद उसे प्रिपेयर करते हैं वोल्ट रूम में जाने से पहले या फिर ट्रकों में लोडेड करने से पहले। तो हमने सारी बिल्डिंग को एक बार देख लिया है। इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन किसी भी चोर के लिए इसमें सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे मुश्किल काम इसके एंट्री व एग्जिट गेटों का पता लगाना था, क्योंकि इस मामले में ये जगह समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें नॉर्मल बैंक की बजाय कम सिक्योरिटी थी, पर यहाँ पर बैंक की तरह कोई आ भी नहीं सकता था और चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता था। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो किसी भी चोर के लिए एक मुश्किल टारगेट होगी। लेकिन आज की कहानी के मास्टरमाइंड द्वारा इसमें की गई पैसों की सबसे बड़ी चोरी को जानकर आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि इससे पहले उसने कोई चोरी नहीं की थी और ना ही वह कभी पुलिस व कानून के चंगुल में फंसा था। तो कैसे कोई बंदा अपनी पहले ही चोरी के लिए इतने चैलेंजिंग व अनजान जगह को टारगेट बना सकता है? इस केस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एक एम्प्लॉय जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, उसका नाम है एलन पेस। एलन का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, पर वह अच्छे से जानता था कि उसे अपने हथियार, गन व रेडियो का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि एलन की रोज की ड्यूटी पैसों से भरे ट्रकों का सही से इंस्पेक्शन करके उसके लॉक व सिक्योरिटी सिस्टम की अच्छे से जांच पड़ताल करना था कि सब परफेक्ट और सही कंडीशन में है कि नहीं। एलन के द्वारा उसकी निगरानी में ही हर दिन कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स पास बाय किए जाते। उसके द्वारा सिक्योरिटी चेक होने के बाद ही ट्रकों को अंदर व बाहर लाया जाता, और इतने सारे पैसों को रोज देखते देखते उसके माइंड में चोरी का बीज उगना शुरू होने लगता है। और इसी जगह एलन की एक फ्रेंड टेमी को भी काम करती थी। उसका काम सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को मैनेज करने का था, मतलब कि सीसीटीवी कैमरों की सारी रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फुटेज को वही देखती थी। इसलिए एलन के लिए उसका काम और उसका साथ बहुत जरूरी हो गया इस चोरी के प्लान की सफलता के लिए। टेमिका के पास इस केस सेंटर के कई सारी सिक्योरिटी डिटेल्स की जानकारी थी जो कि बहुत उपयोगी थी। एलन ने किसी तरह से उसकी फ्रेंड टेमिका को अपने इस प्लान में शामिल कर लिया, और अब इसके बाद एलन आगे की और प्लानिंग बनाने लगता है। इस चोरी को सही से, प्लान को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए उसको टीम में और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। लेकिन कुछ समय बाद ही अचानक से कंपनी ने टेमिका को जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उसने पैसों के कुछ बैग्स को चुराकर या चुराने की कोशिश में वेयर हाउस के एक बिना सिक्योरिटी वाले आइसोलेटेड कोने में रख रखे थे। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, पर परिस्थितियां व कारण टेमिका के खिलाफ मिले जो उसे जॉब से निकलवाने के लिए काफी थे। उसने सच में चोरी की थी या वह अनलकी थी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सका। टेमिका के वहां से जाने के बाद एलन का रिलेशन भी मैनेजमेंट के साथ तनावपूर्ण हो गया। उसने महसूस किया कि उस पर भी शक की सुई घूम सकती है और वह अगला टारगेट हो सकता है, भले ही कुछ ना किया हो। एलन ने यह दबाव महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपना पहला स्टेप लेते हुए इस चोरी के लिए अपनी टीम बनानी शुरू की। इस टीम के लिए उसने अपने क्लोज फ्रेंड को टीम में शामिल करने का डिसाइड किया, और सबसे पहला व्यक्ति जिससे एलन मिलता है वह होता है उसका बेस्ट फ्रेंड इगुन हिल। और इसका भी एलन की तरह कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। यह एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है जिसे हथियारों व सिक्योरिटी मामलों को मैनेज करने की ठीक ठाक समझ होती है। इसके बाद एलन सावधानी बरतते हुए दो और अपने फ्रेंड से मिलता है, जिसमें एक था फ्रेडी मैकरे, जो भी एक सिक्योरिटी गार्ड रह चुका था और लंबे समय से एलन का दोस्त भी, जब वह 10 साल का था तब से। और एलन का तीसरा फ्रेंड था टेरी ब्राउन। एलन की मुलाकात टेरी ब्राउन से उस समय हुई जब वह एक नाइट क्लब में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। इसके बाद एलन तीनों दोस्तों को एक पार्किंग एरिया में मिलने के लिए बुलाता है और एक चौक से जमीन पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का डायग्राम बनाते हुए अपने प्लान की डिटेल को अच्छे से समझाता है कि कैसे वे अंदर घुसेंगे और पैसे की चोरी करेंगे। एलन ने सारा प्लान बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इंटेलिजेंस तरीके से समझाया, जैसे कि उसने पहले से ही पूरी स्टडीज और होमवर्क कर रखा था। उसे एक एक स्टेप का पता था। उसके कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म को देखकर वे तीनों दोस्त एलन की टीम में शामिल हो जाते हैं। 4 भरोसेमंद लोगों की टीम बनने के बाद एलन एक बोल्ड स्टेप उठाता है। वह एक कैमरा खरीद कर लाता है और काम पर वेयर हाउस में अपने साथ लेकर आता है और हर जगह की फोटो क्लिक करने लगता है। कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वही सिक्योरिटी का मेन इंचार्ज था। वह वॉल्ट रूम, हॉल, एंट्रेंस, एग्जिट, वह हर जगह की पिक्चर लेने लगा ताकि अपनी टीम को यह बता सके कि कौन सी लोकेशन पर क्या है, कैमरे की डायरेक्शन व स्थिति कैसी है, गार्ड्स कहाँ पर मौजूद है। हालांकि ऐसे करते हुए किसी को भी विरोध का सामना करना पड़ता, लेकिन एलन ने अपना एक स्टेटस बना रखा था अंदर, इसलिए फोटो क्लिक करते समय किसी को एलन पर शक नहीं हुआ। यह बस नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसीजर लगा। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद एलन अपनी टीम से वापस मिलता है और उन्हें समझाता है फ्लोर प्लान के बारे में और एग्जैक्टली बताता है कि कैसे वे इस चोरी को सक्सेसफुली अंजाम देंगे। तो आइए समझते हैं कि एलन का एग्जैक्ट प्लान क्या था। उन्होंने तय किया कि इसके लिए वे दो व्हीकल का यूज करेंगे, एक तो रेगुलर सीडान कार तथा दूसरा एक रेंटल लोडिंग स्मॉल ट्रक होगा। अंदर घुसने से पहले वह सीडान कार को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कुछ दूरी पर पार्किंग में खड़ी कर देंगे और सभी टीम मेंबर ट्रक में बैठकर सेंटर तक आएंगे। इसके बाद वह बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए एक चाबी का इस्तेमाल करेंगे।
और एक जरूरी बात, एलन ने इस चोरी के लिए फ्राइडे की नाइट को फिक्स किया, क्योंकि ये वीकेंड से पहले की रात थी, जो कि नाइट का हफ्ते में सबसे आइडियल समय होता है। यानी इस समय सेंटर में सबसे ज्यादा पैसा मौजूद होता है और सबसे कम सिक्योरिटी होती है। और उस समय वोल्ट रूम का दरवाजा भी ओपन रहता है, क्योंकि अकाउंटेंट्स पैसों की काउंटिंग करके उन्हें वोल्ट में रखते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में केस पैसा मौजूद होने के कारण वोल्ट का दरवाजा बार बार खोलना तथा बंद करना पड़ता है, जो कि एक समस्या है। इसलिए वोल्ट रूम के दरवाजों को ओपन ही छोड़ दिया जाता है और पैसे लगातार काउंटिंग करके अंदर रखे जाते हैं। एलन को अंदर के पूरे प्रोसेस का पता था। उसे वहां पर लगे सर्विलांस कैमरों की लोकेशन और उनका एंगल भी पता था। और एलन जानता था कि उस रात केवल एक ही गार्ड ड्यूटी पर मौजूद होगा, और वह गार्ड किस समय डिनर करने जाता है। इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए वे सेंटर के अंदर घुसेंगे। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले वे गार्ड से बचते हुए सीधा वोल्ट रूम में जाएंगे, जहां पर अकाउंटेंट्स अपना काम कर रहे होंगे। और उस वोल्ट रूम में एक मॉनिटर ऑपरेट टेबल होगी, जहां पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रखा होता है। और इस टेबल के नीचे एक सिक्योरिटी अलार्म बटन होता है, जो किसी इमरजेंसी या खतरे की सिचुएशन में दबाया जाता है और पुलिस के पास इसका मैसेज चला जाता है। तो अंदर घुसने के बाद एलन की टीम का मेन काम था वहां के मॉनिटर, सिक्योरिटी बटन और एम्प्लॉयज को अपने कब्जे में लेना। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर जाने के बाद एलन व उसकी टीम वोल्ट रूम के अंदर जाएगी और वहां पर रखे पैसों को अपने बैग्स में भरकर पास ही खड़े अपने ट्रक में लोड करेंगे। और पैसे चोरी करते वक्त उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वे नए प्रिंटिंग किए हुए पैसे को या सीक्वेंटल सीरीज वाले पैसों को नहीं चुराएंगे, क्योंकि ऐसा किया तो वे ट्रेस किए जा सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। उनका टारगेट केवल पुराने प्रिंटेड बिल्स या पुराने पैसे पर होगा। यह एलन के प्लान का एक क्रिटिकल पॉइंट था। एलन टीम को गाइड करता है कि कौन से पैसे उन्हें लेकर जाना है और कौन से यहीं पर छोड़ना है। चूंकि एलन इस जगह को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए बाद में उसे एहसास हुआ कि उन्हें एक और टीम मेंबर की जरूरत होगी। इसलिए उसने थॉमस जॉनसन नाम के एक दोस्त को बुलाया। वो भी सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करता था। तो अब एलन को मिलाकर ये 5 सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम बन चुकी थी। टीम बनने के बाद हर दिन वे अपने प्लान का रिव्यू करते, फ्लोर प्लान और टाइमिंग की स्टडी करते तथा हर होने वाले जरूरी मोमेंट की बारीकी से जांच करते। साथ ही वे वहां के एम्प्लॉयज की शक्लें, उनके फेस भी याद रखने की कोशिश करते, ताकि उन्हें पता रहे कि कौन वहां गार्ड्स है, कौन अकाउंटेंट है और कौन मॉनिटरिंग करने वाले हैं। वे 100% प्रिपेयर्ड प्लान के साथ अंदर घुसना चाहते थे, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। एलन ने डिसाइड किया कि सबको ब्लैक मास्क और ब्लैक ग्लव्स के साथ पूरे ब्लैक कपड़े पहनने हैं, ताकि वह किसी की पहचान में ना आए। हालांकि उनका इरादा तो किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वे हथियार लेकर अंदर जाएंगे ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसे हैंडल किया जा सके। एलन ऐसा प्लान चाहता था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। स्पेशली सिक्योरिटी कैमरे की टाइमिंग के साथ उनका हर एक एक्शन सही से मैच होना जरूरी था, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर 25 से ज्यादा सर्विलांस कैमरे लगे थे, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। लेकिन इन कैमराज के फीड के लिए केवल 4 ही मॉनिटर स्क्रीन थी। यानी ये 25 कैमरों का एक्सेस 4 मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आता था, जो हर 10 सेकंड के साइकिल में घूमता रहता था। और शायद यही एक खामी थी, यही एक वीक पॉइंट था सिक्योरिटी का, जो एलन व अंदर बैठी इनसाइडर इन्फॉर्मर टेमिका ने पता लगा लिया था। और अब वे जान चुके थे, उन्हें पता लग गया था कि एग्जैक्टली कब और किस समय पर प्रत्येक कैमरा मॉनिटर स्क्रीन पर लाइव होगा और बाकी के कैमरों से खुद को कैसे बचा पाएंगे। एलन अपनी टीम को इसके बारे में प्रोफेशनली ट्रेंड करने लगता है। वह कैमरे के रोटेशन के हिसाब से अपनी स्पीड और डिस्टेंस का कैलकुलेशन करता है, ताकि प्रत्येक कॉरिडोर को पार करने में कितने स्टेप्स, कितनी स्पीड और कितनी टाइमिंग की आवश्यकता होगी। उनका हर मूवमेंट प्रिसाइज होगा। अब तक सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था और फाइनली सितंबर 1997 में वह पूरी तरह से ये चोरी करने के लिए तैयार थे। लेकिन एलन सितंबर महीने के अंत तक इंतजार करना चाहता था, क्योंकि पहला तो वह ये इंश्योर करना चाहता था कि उसकी टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और दूसरा ये महीने के अंतिम दिनों में वेयर हाउस में सबसे ज्यादा मात्रा में पैसा रखा होता है। लेकिन ये सब करने से पहले ही एक सरप्राइज ट्विस्ट आ जाता है। एलन को अचानक से उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, और अब एलन को अपने पास रखी वेयर हाउस की सारी चाबियां तुरंत लौटानी थी। अगर ऐसा हुआ तो उसका प्लान भी फेल हो जाएगा। इसलिए एलन ने जल्दबाजी में चाबियां कंपनी को लौटाने से पहले सभी की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली। और एलन को यह भी पता चला कि कंपनी अपने सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ बदलाव करने वाली है। पर एलन व उसकी टीम का प्लान तो कंपनी के अभी की टाइमलाइन के अनुसार बना हुआ है। एलन को अपना प्लान फेल होते दिख रहा था, इसलिए उसने तुरंत पूरी टीम को एक जगह बुलाया और सबको बताया कि वे अपने इस चोरी के प्लान को आने वाले शुक्रवार यानी 12 सितंबर 1997 को कंप्लीट करने वाले हैं। इमीडिएटली सारी तैयारी शुरू कर दी गई। एलन अपने क्लोज फ्रेंड ईगोन को एक स्मॉल टू मीडियम साइज ट्रक किराए पर लेने को कहता है। इसके अलावा एलन ने कहा कि उसे एक और प्लान की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसको अभी अभी कंपनी ने जॉब से निकाला है, और अगर अब कुछ भी होता है तो सीधा शक एलन पर ही आएगा। इस पर उसका फ्रेंड यूजिन सजेस्ट करता है कि वे एक बड़ी फैमिली पार्टी अटेंड करेंगे, जिसमें उनके कई सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मौजूद होंगे।
और वे उस पार्टी के बीच में से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल जाएंगे और कंप्लीट करके जल्दी से वापस पार्टी में लौट आएंगे, ताकि काफी सारे लोग उस दिन की उनके परजेंस की गवाही दे सके। इसके बाद एलन और टीम के लोग ईगोन के घर पर इकट्ठे होते हैं तथा एक बार प्लान का फिर से रिव्यू करना शुरू करते हैं। जब वे डिटेल्स पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चला कि इस प्लान में उनको एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टीम के 5 में से एक लोडिंग ट्रक के साथ रहेगा और एक बंदा गार्ड के साथ रहेगा तथा बाकी के बचे हुए 3 या 4 लोग वोल्ट रूम में होंगे, जहां पर पहले से ही 4 एम्प्लॉइज होंगे। एलन चाहता था कि वोल्ट रूम में जितने एम्प्लॉइज हो उतने ही या उनसे ज्यादा उनकी टीम के मेंबर हो, ताकि पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल रखा जा सके। इसलिए 5 लोगों की टीम में एक और मेंबर एरिक बॉयड को शामिल कर लिया जाता है। मुश्किल से ये ऑपरेशन शुरू होने से लगभग 8 घंटे पहले एरिक बॉयड को टीम में शामिल किया जाता है। एरिक बॉयड एलन की सिस्टर का हस्बैंड था। उसका ब्रदर इन लॉ होने के कारण भरोसे करने लायक था। अब टीम में 6 लोग हो चुके हैं। एरिक ने भी जल्दी से पूरे प्लान को समझा और एरिक का टास्क था ट्रक के अंदर रहना। मीटिंग के अंत तक आते आते उन्होंने कई बार प्लान को देखा और सभी ने अपने अपने रोल को समझा कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपरेशन के दौरान वे एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाएंगे। उन्होंने 1 से 6 तक अपना नाम रखा तथा आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सभी के पास एक एक रेडियो होगा। चोरी करने से पहले उन्होंने एक संधि बनाई, एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया कि अगर उनमें से कोई पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो वह पुलिस को किसी के बारे में कुछ नहीं बताएगा और जो पकड़ा जाएगा उसकी फैमिली का पूरा ध्यान टीम के बाकी के लोग रखेंगे। जब तक वह रिलीज होकर बाहर नहीं आ जाता तब तक हर संभव मदद उसकी फैमिली की करी जाएगी। तो सब कुछ तय होने के बाद सब लोग शाम की पार्टी में मिलते हैं। रात को 10 बजे तक वे वहां पर मौजूद लोगों से मुलाकात करते हैं ताकि लोगों को अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस नोटिस करा सके। और फिर 11 बजते बजते वे एक एक करके पार्टी को छोड़कर जाने लगते हैं बिना किसी के ध्यान में आए। और टीम के सभी 6 लोग पार्टी से निकलने के बाद 2 लोग रेगुलर सीडान कार में जाते हैं तथा बाकी के 4 लोग उस किराए के मिनी ट्रक में बैठकर वेयर हाउस तक पहुंचते हैं तथा नजदीक वाली जगह पर अपने ट्रक को पार्क करते हैं। सभी टीम के लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। नया टीम मेंबर अपने रेगुलर कपड़ों में ही रहता है, जिसको बाहर ट्रक में ही रहना था, जबकि बाकी के 5 मेंबर ट्रक के कार्गो एरिया में ब्लैक मास्क, ब्लैक ग्लव्स, पूरा ब्लैक गेटअप बदल लेते हैं और अपने हथियार भी साथ में ले लेते हैं। इसके बाद वे सभी केस सेंटर के अंदर घुसते हैं। जब वे केस सेंटर के अंदर पहुंचते हैं तो एलन ने देखा कि आज उनकी किस्मत उनके साथ है, क्योंकि पार्किंग लॉट में एक बाहरी कैमरा एक पिकअप ट्रक पर लगा हुआ था जो ड्यूटी पर तैनात सुपरवाइजर के कंट्रोल में था। यह सुपरवाइजर वोट रूम के अंदर पैसों की आवाजाही और अकाउंटेंट के काम की निगरानी करता था। एलन इस सुपरवाइजर को जानता था जो हमेशा अपनी कार की सिक्योरिटी को लेकर चिंता में रहता था। इसलिए वह सुपरवाइजर वहां के गार्ड को कैमरे को गेट की तरफ रखने की बजाय गाड़ी की तरफ रखने को कहता था। वहां सिर्फ एक ही कैमरा था और ये एलन और उसकी टीम के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि सुपरवाइजर का पूरा ध्यान इस पर था, न कि गेट पर। हालांकि एलन और उसकी टीम को सारे कैमरों का शेड्यूल पता था। खैर, वे आराम से गेट तक पहुंच जाते हैं और अपने पास रखी चाबियों से उसे खोल लेते हैं। एलन ने ओरिजिनल चाबियां कंपनी को लौटाने से पहले उनकी डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली थी। अब वे गेट खोलकर अंदर घुसते हैं और सबसे मुश्किल टास्क का सामना करते हैं, हॉलवे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों से खुद को बचाने का। वे सभी कैमरों की लोकेशन पहले से जानते थे। वे जानते थे कि सभी कैमरे कहां पर लोकेटेड है और उनको पार करने के लिए उनको कब व किस स्पीड से होल को पार करना होगा। कौन सा कैमरा स्क्रीन पर कब लाइव होगा, यानी कब उन्हें चलना है और कब उन्हें रुकना है, उनकी ट्रेनिंग में उन्हें सब बताया गया था। एलन की गर्लफ्रेंड टेमिका, जो केस सेंटर के अंदर इस सिक्योरिटी कैमरों के सिस्टम को कंट्रोल करती थी, उसने जॉब छोड़ने से पहले सारी जानकारी एलन को दे दी थी। अब वापस मैप पर चलते हैं। एलन और उसकी टीम के लोग दरवाजे से अंदर जाते हैं और सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए गार्ड रूम तक पहुंचते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि गार्ड रूम में केवल एक ही गार्ड ड्यूटी पर मौजूद था। जब वे पहुंचते हैं तो उस समय आधी रात हो चुकी थी और इस समय यह गार्ड हमेशा की तरह डिनर का ब्रेक ले रहा था और मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं रहा था। ये एलन और उसकी टीम के लिए अच्छा हुआ। तब एलन ने हिसाब लगाया कि वे जल्दी से गार्ड रूम के अंदर घुसेंगे और उस खाना खाते हुए गार्ड को अपने कंट्रोल में लेंगे। एक तरह से उन्हें सीसीटीवी कैमरों से बचने और उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं होगी अगर यहाँ के गार्ड का ध्यान मॉनिटर स्क्रीन पर ना हो तो। ये एलन का एक स्मार्ट मूव था, जो उसे पहले से ही गार्ड की हैबिट्स का पता था। एलन उसे अच्छे से जानता था क्योंकि उसने कई सालों तक उसके साथ काम किया था। तो उसके बाद एलन व टीम गार्ड रूम में घुसते हैं और गार्ड को अपने कंट्रोल में लेकर उसकी गन व वोल्ट रूम की चाबियां ले लेते हैं। और फिर वह इसके बाद सिक्योरिटी के मॉनिटर रूम में जाता है, जहां पर 4 स्क्रीन लगी होती है जहां से सब कुछ देखा जा सकता है। एलन इन मॉनिटर स्क्रीन को चेक करता है और ये पता लगाता है कि वोल्ट रूम में कितने एम्प्लॉइज हैं और उसे पता चलता है कि उस रूम में 2 अकाउंटेंट्स और एक सुपरवाइजर है। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक सही चल रहा था, लेकिन कभी भी कितना ही अच्छा प्लान बना लिया जाए, हर प्लान में कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हमेशा होता है जो कभी भी घट सकता है। और ऐसा ही हुआ। एक दूसरा गार्ड बिल्डिंग के अंदर आ जाता है।
ये गार्ड एक ट्रक ड्राइवर था और रात के इस समय में कोई भी ट्रक ड्राइवर बिल्डिंग के अंदर नहीं आता, क्योंकि सारे ट्रक ड्राइवर सभी डिलीवरीज पूरी करके अब तक तो घर चले जाते हैं। इन ट्रक ड्राइवर्स को गार्ड कहने का मतलब ये है कि ये भी हथियारों से लैस रहते थे हर समय। यह एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। तभी एलन और उसके एक साथी ने जल्दी से उस ड्राइवर के पास जाकर उसका सामना किया, उसे कंट्रोल में लिया, उसे जमीन पर लेटा दिया बाकी की टीम के साथ मिलकर। और फॉर्चुनेटली उस समय उस ड्राइवर के पास कोई हथियार नहीं था। इसके बाद 5 में से एक टीम मेंबर उस पकड़े हुए गार्ड पर नजर रखने के लिए उसके पास रुक जाता है, जबकि बाकी के 4 लोग गार्ड रूम से वोट रूम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि एलन गार्ड से सारी चाबियां ले चुका था, लेकिन वोल्ट रूम में घुसने से पहले एलन कांच में झांक कर देखता है और ये इंश्योर करता है कि अंदर कोई सरप्राइज और कोई अतिरिक्त लोग मौजूद तो नहीं है। लेकिन अंदर केवल 3 ही लोग मौजूद थे, एक सुपरवाइजर और 2 अकाउंटेंट। इस समय एलन सोच रहा था कि वे वोल्ट रूम के अंदर तो आसानी से घुस सकते हैं, लेकिन एक चीज थी जो प्रॉब्लम कर सकती थी, और वह थी सुपरवाइजर की टेबल के नीचे लगा इमरजेंसी बटन, जिसे पैनिक बटन भी कहा जाता है। अगर किसी ने यह बटन दबा दिया तो कुछ ही समय में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। इसी का ध्यान रखते हुए एलन और उसकी टीम के लोग जल्दी से वोल्ट रूम में घुसते हैं और अपनी गन सुपरवाइजर पर तान देते हैं और दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहते हैं और उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वह बटन दबाने की सोचना भी मत। सुपरवाइजर इस स्थिति से थोड़ा घबरा जाता है और एलन के अनुसार बात मानने लगता है। वह अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। चोरों ने यानी एलन के साथियों ने उसे टाइटली पकड़ लिया था। इन तीनों को अपने कंट्रोल में करते वक्त चोरों ने एक फीमेल अकाउंटेंट को फोर्सफुली जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है और वह दर्द से चिल्लाने लग जाती है। फिर एलन ने उसको चुप कराते हुए कहा, डोंट वरी डियर, अभी थोड़ी देर में सब कुछ सही हो जाएगा। तो सभी एम्प्लॉयज को अपने काबू में करने के बाद वे सुपरवाइजर से पूछते हैं कि इस बिल्डिंग में और कोई स्टाफ मौजूद है। तो सुपरवाइजर ने बताया कि हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। इसके बाद गैंग ने फिर भी पूरी बिल्डिंग को अच्छे से चेक किया और ये मेक श्योर किया कि बिल्डिंग में और उनके आसपास कोई है तो नहीं। अब उन्होंने पूरी बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद वह अपने मेन टास्क को पूरा करने में लग जाते हैं, जो है यहाँ का सारा पैसा चुरा कर ले जाना। इसके बाद वे मेन गेट को खोल देते हैं और बाहर ट्रक में वेट कर रहे ड्राइवर एरिक को रेडियो से कांटेक्ट करते हैं और ट्रक को लोडिंग एरिया में लाने को कहते हैं। इसके बाद एरिक लोडिंग ट्रक को मेन गेट से अंदर ले जाता है। मेन गेट से ट्रक को अंदर ले जाते समय ट्रक का एक कोना गेट की दीवार से टच हो जाता है, जिससे ट्रक की एक रियर लाइट टूट जाती है और उसका एक छोटा टुकड़ा टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और एलन और उसकी टीम को इस बात का पता नहीं चला, उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया। कैसे जैसे करके सब लोग वोल्ट रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर सारा पैसा रखा होता है, और वे सब जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करने लगते हैं और अपने बैग्स में भरने लगते हैं। फिर एलन ने नोटिस किया कि वोल्ट रूम के अंदर रखे पैसों के बंडल पर $20 के नए बिल्स लगे हुए हैं। लेकिन एलन ने पहले ही टीम को बता दिया था कि उन्हें नए प्रिंट बिल्स से लगे पैसों के बंडल को नहीं लेना है, जो सीक्वेंटल सीरीज नंबर्स हैं उन पैसों को नहीं लेना है। अगर नए प्रिंटेड बिल्स वाले पैसों को लिया तो पुलिस उन्हें आसानी से ट्रेस कर लेगी। अब वे पैसों को गार्बेज बैग्स में भरते हैं और ट्रक में रखते हैं। वे यहाँ का सारा पैसा ट्रक में लोड कर लेते हैं और यहाँ से निकलने से पहले उनका सबसे जरूरी काम था सारे एविडेंस को हटा देना, और सबसे जरूरी सबूत था कैमरों का रिकॉर्ड्स स्टोरेज डिवाइस जो उन्हें लेना था। अगर वे सर्विलांस कैमरों का स्टोरेज डिवाइस अपने साथ ले जाते हैं तो फिर पीछे कुछ भी सबूत नहीं बचेगा, क्योंकि 1997 के समय में आज की तरह डाटा को सेव करने के लिए कोई क्लाउड स्टोरेज और वाईफाई नहीं होता था जिनसे वापस बैकअप मिल सके। कैमरों की सारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स टेप्स में रिकॉर्ड होती थी, इसलिए एलन व टीम ने मॉनिटरिंग रूम से सारे के सारे रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ ले लिए, वो भी स्क्रीन के साथ में। सारी स्क्रीन व सभी रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ चुराने के बाद भी इस बिल्डिंग के किसी एक ऑफिस में एक और छिपा हुआ रिकॉर्डिंग डिवाइस मौजूद था, पर किसी को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन एलन की गर्लफ्रेंड टेमिका, जो पहले यहाँ पर काम करती थी, उसे इस सीक्रेट के बारे में पता था और टेमिका ने एलन को इस छिपे हुए रिकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दे दी थी। अब चोरों ने सभी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग डिवाइस और टेप्स अपने साथ ले लिए और पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा। इसके बाद उनको अगला जरूरी काम करना था सभी दरवाजे के लॉक को तोड़ना। अगर आपको याद हो तो जब वे अंदर आए थे तो उन्होंने लॉक खोलने के लिए चाबियों का इस्तेमाल किया था। अब पुलिस के शक से बचने के लिए उन्होंने दरवाजे के लॉक्स को डैमेज कर दिया। अगर ऐसा लगे कि पहले से चाबियां किसी के पास थी तो ऐसे में शक सीधा एलन और पुराने एम्प्लॉयज पर जाएगा। इतना सब करने और सारे सबूत मिटाने के बाद अब समय था बिल्डिंग से पैसे लेकर निकलने का। लेकिन एंड टाइम पर वे एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। उन्होंने लोडिंग ट्रक में इतना सारा पैसा भर दिया था, उसमें अब जगह नहीं बची थी पूरी टीम के लोग आ सके। टीम के 2 लोग बच गए थे, जगह बिल्कुल भी नहीं थी उनके लिए। उनका प्लान तो था पैसा लेने के बाद सारे लोग एक साथ ट्रक में ही चलेंगे।
फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पैसों के कुछ बैग्स को ट्रक से निकाल दे और यहीं छोड़ दें ताकि बचे 2 लोगों के लिए जगह हो जाए। ये लॉजिकल सॉल्यूशन लग रहा था सबको, लेकिन एलन इस बात से एग्री नहीं था। वो अपनी लूट के कुछ भी पैसे यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता था। वह लोडिंग ट्रक के पास खड़ा होकर सोचता है और कहता है 4 लोग ट्रक में जाएंगे और बाकी बचे हुए हम 2 यानी एलन व इजून यहीं रहेंगे, दूसरे तरीके से आएंगे। इसके बाद ट्रक को रवाना करा दिया जाता है। पीछे रह गए एलन के पास यहाँ से जाने का आइडिया था। एलन को याद आता है कि सुपरवाइजर का ट्रक बाहर पार्किंग में खड़ा है और एलन ने इसी में जाने का फैसला किया। वह वापस अंदर जाता है और सुपरवाइजर की पॉकेट से ट्रक की चाबियां निकालता है और इसके बाद यूजीन ट्रक को चलाकर अपनी सीडन कार तक ले जाता है जो बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ही इन्होंने खड़ी कर रखी थी। वे दोनों फाइनली अपनी सीडन तक पहुंच जाते हैं और सुपरवाइजर के ट्रक को पास ही के पार्किंग लॉट में खड़ा कर देते हैं और सक्सेसफुली पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी उनका ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। अब उन सबको उस पार्टी में वापस पहुंचना था जिसे वे छोड़कर आए थे। बिल्डिंग से पैसा लेकर निकलने के बाद सभी लोग इगून के घर पहुंचते हैं और अपने सारे हथियार वहां रखकर अपने कपड़े चेंज करते हैं। इसके बाद वह सीडान कार व पैसों से भरे डिलीवरी ट्रक को चलाकर पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं और वे लगभग 1:30 पर पार्टी में वापस पहुंचते हैं, तकरीबन 90 मिनट के बाद। और वहां पीछे बिल्डिंग में गैंग के चोरी करके निकलने के 1 घंटे बाद वहां के एम्प्लॉय किसी तरह खुद को आजाद करा लेते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो फिर क्राइम सीन पर एफबीआई पहुंच जाती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहली चीज जो एफबीआई नोटिस करती है, भारी दरवाजों के टूटे हुए लॉक्स को। बहुत बारीकी से टूटे हुए तालों की छानबीन करने के बाद एफबीआई को पता चलता है कि दरवाजों पर फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है, केवल ताले ही तोड़े गए हैं, वो भी सफाई से। तालों की कंडीशन देखकर एफबीआई ने जाना कि सबूत को कवर करने के लिए इन तालों को तोड़ा गया है। यह एलन व उसकी टीम की बड़ी गलती थी। इससे एफबीआई को यह शक हो गया कि चाबियां पहले से ही चोरों के पास मौजूद थी और वे सभी लोग एफबीआई के सस्पेक्ट बन गए जो वेयर हाउस में काम कर रहे थे या काम कर चुके थे। तथा एफबीआई के आगे के इन्वेस्टिगेशन में एक और एविडेंस मिलता है और वो था एलन के ट्रक की लाइट का टूटा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा जो वेयर हाउस से जाते समय गेट की दीवार से टच हो जाता है और टूटकर जमीन पर गिर जाता है। और ये जो प्लास्टिक लाइट थी ये कंपनी में मौजूद किसी भी व्हीकल या ट्रक से मैच नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि बाहर से कोई गाड़ी अंदर आई है जो चोरों की ही होगी। एफबीआई ने इसी दिशा में अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तथा चुराए हुए पैसों को रखने के लिए एलन व टीम ने एक स्मॉल साइज का गैराज किराए पर ले लिया जब तक कि चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती। उसके बाद वे सारे पैसों को बराबर बांट लेंगे। और उधर वेयर हाउस में मैनेजमेंट के लोग चोरी हुए पैसों का कैलकुलेशन लगाते हैं तो पता चलता है कि तकरीबन $19 मिलियन की चोरी की गई, जो आज के समय के $30 मिलियन के बराबर होते हैं, जो अमेरिकन हिस्ट्री की कैश पैसों की सबसे बड़ी चोरी थी। और इन चुराए हुए कैश पैसों में अधिकतम पैसे $20 के बंडल में थे। इस वजह से पैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी थी जिससे लोडिंग ट्रक भी बहुत जल्दी पूरा भर गया था। यहाँ की अथॉरिटीज ने मीडिया को चोरी किए गए पैसों का पूरा अमाउंट नहीं बताया, बल्कि $1 मिलियन की चोरी हुई है सिर्फ इतना ही बताया ताकि केस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर इस तरह की और चोरियां न हो जाए। इन्वेस्टिगेशन केस की एक एक डिटेल्स की छानबीन करते हैं और उन्होंने देखा कि सारे सबूत और एविडेंस अंदर काम करने वाले लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चोरों को सभी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की जानकारी थी, स्पेशली दूसरे वाले छिपे हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस की जो केवल अंदर वाले लोगों को ही पता हो सकती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां पर अभी वह पहले काम कर चुके कुल 130 लोगों को बुलाया और लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ इंटरव्यू लिया। इस पूछताछ में एफबीआई ने लाई डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल किया जो झूठ पकड़ने के लिए हार्ट रेट को मेजर करती है। और इस टेस्ट में केवल 2 लोग फेल हो गए, एक था एलन और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड टेमिका। इसके अलावा एलन के खिलाफ और एक एविडेंस मिल गया। आपको याद हो तो एक फीमेल अकाउंटेंट थी जिसके कंधे में चोट लग गई थी जब एलन के दोस्तों ने ताकत से उसको जमीन पर गिरा दिया था और उसके बाद एलन ने उससे कहा था डोंट वरी डियर, सब कुछ सही हो जाएगा। इस वाक्य की आवाज और बोलने का तरीका सुनकर वह अकाउंटेंट समझ जाती है कि यह एलन की ही आवाज है। अब पुलिस के पास एलन के खिलाफ 2 सबूत थे। इससे कंपनी के मैनेजमेंट को यह उम्मीद थी कि एलन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस जानती थी कि यह पर्याप्त सबूत नहीं है। अभी ऐसा कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं था पुलिस के पास जो यह साबित कर सके कि एलन इस चोरी में शामिल था। तो पुलिस और सबूत इकट्ठा करने में लग गई और एलन पर नजर रखने लगी। और सबूत ढूंढते हुए पुलिस को लगभग 1 साल का समय निकल जाता है, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस पुलिस को नहीं मिला। इतने समय से यह केस ओपन था और कोई सबूत नहीं मिला, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ।
तो और भी कई सारी नई गवर्नमेंट एजेंसियां इस केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई, जैसे लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, एफबीआई और आईआरएस यानी फेडरल टैक्स अथॉरिटीज, जो अमेरिका की मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है और पैसों को ट्रैक करके ढूंढना उनकी स्पेशलिटी मानी जाती है। लेकिन इस केस पर सारे एफर्ट्स बेकार हो रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो अथॉरिटी ने एक ऑफर निकाला $2,50,000 का, यानी जो भी कोई चोरों की इन्फॉर्मेशन देगा और उन्हें पकड़वाने में हेल्प करेगा, उसे इनाम के तौर पर यह अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन एलन की चतुराई और मास्टरमाइंड दिमाग के कारण पुलिस के लिए पैसों को ट्रैक करना और उन्हें पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। और उधर एलन इस चोरी की गई पैसों को अपनी टीम में बांटता है और सबको सावधान करते हुए यह ध्यान रखने को कहता है कि कोई भी इन पैसों का इस्तेमाल बेवकूफी वाली चीजों में नहीं करेगा, कोई भी लग्जरी कार्स, महंगे घर और एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि इससे हम पुलिस की अटेंशन में आ जाएंगे। उन्हें स्मार्ट व स्मॉल तरीके से पैसों को जरूरत के अनुसार खर्च करना होगा। इसी का ध्यान रखते हुए एलन ने समझदारी से काम लेते हुए एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक बिजनेस ओपन किया और इसकी मदद से वह अपने पैसों को आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करने लगे। चोरी के पैसों को रख सकते थे, खर्च कर सकते थे और गवर्नमेंट को यह दिखा सकते थे कि यह इनकी इनकम है। यानी अपने बिजनेस ऑपरेशन में वे इसे इनकम बता सकते हैं, प्रॉफिट बता सकते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स देकर वे कानून की नजर में लेजिटिमेट नजर आ सकते हैं। धीरे धीरे वे इस बिजनेस की मदद से ब्लैक मनी को व्हाइट करने लगे। अब वे हर महीने इस बिजनेस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स डालते और कभी कभी $100,000 और कभी $200,000 निकालते रहते। यह प्रोसेस थोड़ा स्लो था, लेकिन इसमें सभी की सेफ्टी थी। इसी प्रोसेस से वे काम करते रहे और 2 साल का समय बीत गया। इन 2 सालों में यह गैंग पुलिस के रडार के अंदर थी, लेकिन पुलिस को अभी भी इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। काम इतनी सावधानी और चतुराई से किया जा रहा था। पुलिस और अथॉरिटी को इतने समय से चकमा देकर बचे रहना और एक भी सबूत नहीं मिलने देना सब प्लान के अनुसार हो रहा था। तो गैंग के कुछ मेंबर को यह लगने लगा कि वे पुलिस से जीत चुके हैं। अब पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाएगी और ना ही उन्हें पकड़ पाएगी। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, शायद पुलिस ने यह केस बंद कर दिया है। यह ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था टीम के एक मेंबर को और अब वह चीजों को नॉर्मल समझने लगा था और इतनी सावधानी नहीं बरतने लगा था। उसने अपने गार्ड्स नीचे कर रखे थे जो उसे बचा रहे थे और यह था एलन का सबसे खास दोस्त इगून। और उसकी एक गलती की वजह से पूरी टीम पर खतरा आ जाता है। इगून क्या गलती करता है? वह अपने लूट के पैसों में से $100,000 केस लेता है और जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर एक रियल एस्टेट ऑफिस जाता है। और जो पैसे लेकर वह जाता है वह अभी भी बंडल्स में थे जिन पर डंबर स्ट्रिप्स लगी थी, यानी जैसे पैसे चुराए गए थे बिल्कुल वैसे ही रखे हुए थे, उसी कंडीशन में थे, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। रियल एस्टेट एजेंट ने जब ये स्टीव और बिल लगा पैसा देखा तो उसे संदेह हुआ और वह समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये वही पैसे हैं और वही चुराने वाला है जिन पर पुलिस ने $2.5 लाख का इनाम रखा है। लेकिन उस रियल एस्टेट एजेंट ने युगोन को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसे चोरी के बारे में कुछ भी पता है, क्योंकि उसे इनाम की राशि लेनी थी। इसके बाद रियल एस्टेट एजेंट इगुन से परचेज पेपर पर साइन कराता है और बिना कोई शक करवाए इगुन से ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता है और पैसे को रख लेता है। सारा काम होने के बाद इगुन रियल एस्टेट ऑफिस से चला जाता है और फिर वह एजेंट पुलिस को कॉल कर देता है और सारी बात बताता है। कुछ ही समय बाद पुलिस वेयर हाउस के कुछ एम्प्लॉयज को साथ लेकर वहां आती है। वहां पहुंचने के बाद उन पैसों के बंडल से अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये वही पैसे हैं जो डंबर सेंटर से चुराए गए थे, क्योंकि इन पर अभी भी चोरी वाले दिन के स्टाम्प लगे हुए थे जिन पर बहुत बारीक अक्षरों में उस दिन की दिनांक 12 सितंबर 1997 प्रिंट थी, जो एग्जैक्ट चोरी वाला दिन था। पुलिस को पहला सुराग मिल गया। अब उनका पूरा ध्यान इगून पर था, उस पर नजर रखी जाने लगी। वह उसके बाद भी रियल एस्टेट ऑफिस आया था। इन्वेस्टिगेटर उसके फ्रेंड और फैमिली कनेक्शन खोजने लगे और जल्दी ही उन्हें इगून और एलन के बीच के कनेक्शन का पता लग गया, जो कि पहले से ही पुलिस के शक में था। धीरे धीरे केस की कड़ियां सुलझने लगी और पुलिस के पास सस्पेक्ट लोगों की एक छोटी लिस्ट बन गई। इसके बाद पुलिस को एक और एविडेंस मिलता है। उन्हें पता लगता है कि इगून अपनी सिस्टर के बैंक अकाउंट में चेक्स भिजवाता था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करना आसान हो जाए। और आखिर में सबसे जरूरी सबूत जो पुलिस को मिलता है वह ट्रक की लाइट का टूटा हुआ लाल कलर का छोटा सा टुकड़ा, जो चोरी के समय टूटकर वहीं गिर गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसकी जांच करी तो पता चला कि यह टुकड़ा एक किराए के स्मॉल ट्रक का है। पुलिस ने सारी रेंटल कंपनियों से रिकॉर्ड खोजा और मॉडल नंबर का पता लगाया और रेंटल रिकॉर्ड से पता लग गया कि यह ट्रक किसने व कब किराए पर लिया था। और इसमें इगून का नाम सामने आता है। उसने 12 सितंबर को यह ट्रक किराए पर लिया था, यानी चोरी वाले दिन, और 13 सितंबर को वापस भी लौटा दिया था। इतने सारे क्लियर और कंक्लूसिव एविडेंस मिलने के बाद पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस इगून के घर जाती है और उसे गिरफ्तार करके उसे पकड़कर सवाल जवाब करने के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पर टीम के मेंबर ने आपस में एक एग्रीमेंट किया था कि अगर कोई भी पकड़ा जाए
तो वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगा, साइलेंट रहेगा और उसकी फैमिली का ध्यान बाकी टीम के लोग रखेंगे। लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। पुलिस के दबाव डालने और इंट्रोगेशन करने पर ईगोन ज्यादा देर चुप नहीं रह पाया और सब कुछ बताने लगा। ईगोन चोरी के पूरे ऑपरेशन के बारे में बताने लगा और उसने माना कि उसने अपनी सिस्टर के अकाउंट में कई सारे चेक से पैसे भिजवाए। और फिर पुलिस ने ईगोन से कहा कि तुम्हारी सिस्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बहुत सीरियस सजा मिलेगी, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर वह अपने साथियों की जानकारी दे दे तो उसकी बहन को गिरफ्तार नहीं करेंगे इसके बदले में। ईगोन के सामने टफ चॉइस थी, लेकिन फाइनली उसने फ्रेंड्स की बजाय फैमिली को चुना और बताने लगा सबके बारे में, टीम के सभी लोगों की जानकारी और अपने खुद के रोल के बारे में इस चोरी के ऑपरेशन में। इसके बाद से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कई महीनों तक और चला और इस समय में टीम के सभी 6 मेंबर्स को पुलिस पकड़ लेती है और आखिरकार सभी लोगों को चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की कार्रवाई में एलन के एसोसिएट्स उसके खिलाफ गवाही देते हुए उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, यही है असली मास्टरमाइंड, इसी की वजह से हम यहाँ पर हैं, इसने ही हमें इस चोरी में शामिल होने के लिए कहा था। कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला आता है और एलन को सबसे कड़ी सजा मिलती है, 24 साल की जेल, और बाकी टीम के लोगों को 10 से 12 साल की सजा सुनाई जाती है। एलन ने बाद में बताया कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसके सबसे खास दोस्त ईगोन को इसमें शामिल करना है। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त ही सबसे बड़ा धोखेबाज साबित हुआ और रियल एस्टेट ऑफिस में पैसे ले जाना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, जिसके कारण ही आज हम सब पकड़े गए हैं। इस पूरी चोरी के पैसों में एफबीआई केवल $7 मिलियन ही रिकवर कर पाई, जबकि चोरी $19 मिलियन की हुई थी। यानी बाकी के पैसों का कोई अता पता नहीं था, उनका कोई हिसाब टीम के लोगों से नहीं मिल पाया। 12 से $13 मिलियन अभी भी उन्हीं के पास है, जो एफबीआई नहीं ढूंढ पाई। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, सब जेल से रिलीज हो गए और उनका आखिरी मेंबर एलन पिछले कुछ साल पहले ही जेल से आजाद हुआ था। और ऐसा देखा गया है कि जेल से बाहर आने के बाद भी वे लोग मल्टी मिलीनियर थे।